आज का हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना एवं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आइए बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। परमाणु जो होता है, जब सबसे पहले रदरफोर्ड ने परमाणु पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। सर्वप्रथम डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत को विकसित किया। परमाणु के परस्पर मिलने से अणुओं का निर्माण होता है। इस अध्याय में हम परमाणु की संरचना के विभिन्न प्रयोग, विचारों और तथ्यों आदि को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव प्रयोग, नाभिक की खोज। हुआ क्या? अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पतली स्वर्ण पत्ती लिया इन्होंने, ठीक है ना, ये हमारे पास पत्ती है। यहां से क्या किया? एक रेडियो एक्टिव यानी हमारे पास जो विकिरण उत्पन्न करती है ऐसा पदार्थ लिया, और उस पदार्थ से क्या हुआ, यहाँ लेड की ईंटें हैं जो बाकी इसकी जो यहाँ से आएंगे उसको ऑफसेट कर लेगा। सिर्फ यहाँ से अल्फा कणों की किरण पुंज यहाँ से यहाँ जा रही थी। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो है अधिकतर जो प्रकाश है, जो अल्फा किरणें है ना, वो निकल जा रही सीधी। अधिकतर अल्फा किरणें सीधी निकल जा रही हैं। इसका मतलब जो है कि जो परमाणु है वो क्या है? खोखला है। पर ऐसा पाया गया कुछ किरणें जैसे गई, अगर ऐसे गई तो ऐसे वापस आ गई। इसका मतलब परमाणु के केंद्र में कोई ऐसा चीज उपस्थित है जो उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है और बहुत छोटे से एरिया में उपस्थित है। तो देखिएगा, कहानी ऐसे हुई। रदरफोर्ड ने 1919 में परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा यानी 2He4 नाभिक की बमबारी की और देखा कि अधिकांश कण धातु की पन्नी को पार कर सीधी रेखा में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमाणु हमारा खोखला है। बट वहां पे कह रहा है कि बीच में, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पन्नी के बाहर निकलते समय अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। अगर मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा नाभिक क्या है? धनावेशित है, क्योंकि हमारा अल्फा कण भी क्या है? धनावेशित है। इसका मतलब यहाँ पे विक्षेपित हो रहे हैं। देखो यहाँ पे विक्षेपित हो रहा है अल्फा कण। बहुत ही थोड़े कण पन्नी से प्रतिकर्षित होकर लौट आते हैं। अब इसे क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, आप अल्फा कणों से जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला, एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा क्या है? अधिकांश अल्फा कण जो है स्वर्ण के बिना विक्षेपित यानी मुड़े हुए सीधे पार निकल जाते हैं। अतः रदरफोर्ड के परिमाण निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? अंदर से खोखला होता है। अब देखो कितनी सिंपल सी बात है। अगर सभी पार्टिकल निकल गए, इसका मतलब क्या है कि हर एक जगह कुछ बहुत ठोस पदार्थ नहीं है। पर हाँ, बीच में अल्फा कण जो है धनावेशित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो उसका केंद्र है वहां से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, भी धनात्मक है और ये भी हमारा क्या होता है? तभी तो प्रतिकर्षित करेगा, तभी तो ऐसे निकल जाएगा। कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से ही विक्षेपित हो सकते हैं, यानी हमारा नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, इन्होंने बोला। अब देखिए, कुछ अल्फा कण 90 से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर पुनः लौट जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो उसके केंद्र में यानी अल्फा कण स्वर्ण पथ के परमाणु में से गुजरते हैं तो किसी संघट्ट या से तीव्रगामी अल्फा कण पुनः अपने पथ पर लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान पर क्या है? केंद्रित है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक्सपेरिमेंट से सारी चीजें एक्सप्लेन भी हो रही हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया जिसे नाभिक कहते हैं, अल्फा कण नाभिक के जितना निकट जाते हैं उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और उसका विक्षेपण कोण भी उतना ही अधिक होता है, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है, जो कि परमाणु की त्रिज्या से बहुत कम होती है। अब विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णन अल्फा कण की संख्या व प्रकीर्णन कोण के बीच का निम्न ग्राफ पाया गया। इस तरीके से ग्राफ पाया गया। देखिए यहाँ पे है अल्फा कणों की संख्या 10⁻7 अल्फा पार्टिकल कितने कोण पे? बहुत कम कोण पे क्या हुए? विक्षेपित हुए हैं। और 180 पे तो क्या हुआ? बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? 180 तक पहुंच पाए, यानी जैसे गए वैसे विक्षेपित हुए। ऐसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल हुए। ये हमारे पास इनका ग्राफ आया, और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बता रहा है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं वो किसके यहाँ पर दिया है sin की पावर 4
θ/2 पे ये संख्या है किसकी, अल्फा पार्टिकल और जितने कोण में विक्षेपित होते हैं उनके बीच की। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रदरफोर्ड के अपने प्रयोग के आधार पर विभिन्न धातुओं के नाभिक में उपस्थित धनावेश की मात्राओं का अनुपात लगाया। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के भिन्न भिन्न धातुओं की झिल्ली पर आपतित कर निश्चित कोण पर प्रकीर्णन होने वाले कणों की ससूचित कर देखा कि वह संख्या भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न आती है। यानी जिससे स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न धातुओं के नाभिक में धनावेश की मात्रा अलग अलग होती है। यानी अगर हमारा यहाँ पे एक तो बहुत अच्छी बात है जो इनके एक्सपेरिमेंट में दिखी, क्या दिखी, देखिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग परमाणु की झिल्ली लिया और देखा कि अलग अलग विक्षेपण हो रहा है। जैसे पहले सोने में पाया गया उस तरीके से बाकी में नहीं पाया गया। इसका मतलब क्या है, जो नाभिक का प्रतिकर्षण है वो अलग अलग है सबके लिए, तो इसका मतलब इसमें जो उपस्थित धनावेश हैं वो भी अलग अलग है सबके। तो यहाँ से एक बात निष्कर्ष निकल आया कि अलग अलग परमाणु में जो उपस्थित, अलग अलग परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित धनावेश हैं वो अलग अलग हैं। आइए बात करते हैं रदरफोर्ड के उपयुक्त निष्कर्ष से यह माना गया है कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश दरम्यान उसके केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार जितना कम होगा, अल्फा कण की नाभिक से सीधी टक्कर की संभावना उतनी ही कम होगी। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया गया, देखिए हुआ क्या। हमारे पास नाभिक है, देखिए हमारे पास नाभिक है, इसमें इसका परमाणु क्रमांक Z है, जिसमें कुल आवेश कितना हो जाएगा, धनात्मक Z × E। यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल फेंका गया कुछ स्पीड से, तो यहाँ गया, यहाँ सीधा करके वापस आया। अब यहाँ जब पहुंचा, इसमें प्रतिकर्षण हुआ, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी 0 हो गई। यहाँ क्या लगाएगा, यहाँ लगाएगा U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू क्या, U फाइनल प्लस K फाइनल। इसका यूज करके हमें क्या पाएगा, इसकी त्रिज्या को माप लिया गया। तो यानी देखिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ से जाके जब क्या करेगा, इसको रिपल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, ये जगह जाके इसे क्या होगा, इसका वेग 0 हो जाएगा। अब यही क्या होगी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, इसी को माना गया क्या, इसी के आधार पर उसके आकार का आकलन किया गया। अब बात करते हैं वही जो मैंने आपको बताया, तो आइए इस चीज को हम एक बार प्रूव कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक नाभिक है जिसका Z है परमाणु क्रमांक, तो इसके पास आवेश कितना होगा Ze। यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया, तो इसका क्या होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल b वेलोसिटी से, तो क्या होगा, पहले मानते अनंत पे था, तो क्या लिखेंगे, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू क्या लगाएंगे, U फाइनल प्लस K फाइनल। देखिए यहाँ पे कहानी ये है कि ये यहाँ पे जाके रुक जाता है और फिर वापस आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेग इसका 0 हो जाएगा। इसके और इसके बीच क्या लगाते हैं, ये हम लोग आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, यानी हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, U इनिशियल हमारा अनंत पे है, दोनों पहले मानेंगे तो 0 होगा। K इनिशियल कितना है, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू इसका वेग mv², ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं फाइनल, जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r0 होगा, वही त्रिज्या क्या होगा K। इस पे कितना आवेश होता है अल्फा पार्टिकल पे, तो होता है, मैं लिख देता हूँ 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल पे, इनटू इसका क्या है Ze है, अपन के बीच की दूरी क्या है r0। पर यहाँ पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यानी वेग 0 हो जा रहा है, तो इसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, r0 जो आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग के लिख दे रहे हैं, इसको लिख रहे हैं K, हाफ मास ऑफ अल्फा और v² को लिख रहे हैं K, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू Z2Ze² K, ये हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या की गणना। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, हमारे पास त्रिज्या की गणना का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि सोने की पतली पन्नी परमाणु क्रमांक 79 की ओर आने वाले अल्फा का अधिकतम वेग क्या है, इतना है, जब वो फेंका गया होगा, तो इसकी नाभिक का निकटतम पहुंचने की दूरी क्या होगी। तो बस वही फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, हमने फार्मूला यूज किया, बस हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला कौन सा यूज किया, यही त्रिज्या वाला, यानी हमारे पास क्या है, ये त्रिज्या वाला फार्मूला यूज किया गया और हमारे पास आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक उदाहरण के लिए। अभी उदाहरण में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक अल्फा कण है जिसकी गतिज ऊर्जा क्या दिया है, गतिज ऊर्जा दिया है K, कितना दिया हमारा 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सोने के नाभिक के कितने निकटतम तक पहुंच जाएगा,
देखिए अगर मैं सोने की नाभिक की बात करूँ तो उसका जेड कितना होता है, 79 होता है। तो क्या यूज करेंगे, हमारे पास जो सिंपल सी बात करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। शुरुआत से मैं लगा रहा हूँ, मैं फार्मूला भी नहीं लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होगा क्या, अंतिम स्थितिज ऊर्जा और क्या होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा। अब देखिए क्या होगा, जब वो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे टकराएगा, टकराने के जस्ट पहले क्या होगा, इसका प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पे क्या वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यू इनिशियल क्या है, अनंत पे पहले मानते हैं, ये दोनों क्या है, अनंत दूरी पे है। के इनिशियल क्या होगा, इसका के है, दिया गया है। यू फाइनल क्या होगा, यानी इनके बीच का अब क्या हुआ, जब यहाँ पहुंच गए तो इसका पे जेड ई चार्ज है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल यानी 2e चार्ज है, तो क्या होगा, के 2e इंटू जेड ई, अपानी के बीच की दूरी प्लस 0। देखिए अगर मैं दूरी निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आर आ जाएगा आपका के। अब देखिए ये हमारा के मतलब क्या है, ये हमारा, मैं इसको के डैश बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं गतिज ऊर्जा को के डैश बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे के अब आ जाएगा 2ze² अपान क्या, के डैश। अब हमारा आर इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9 होती है, इसकी वैल्यू हमें पता है। एक क्या है 2 जेड की वैल्यू क्या है 79 है, ए की वैल्यू क्या है 1.6 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपान क्या, ये दिया है कितना 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 मेगा मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10 की पावर -19। अब जो त्रिज्या आएगी वो किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। इस तरीके से हमारी त्रिज्या क्या आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल, परमाणु मॉडल। अब जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया है उसने बात करते सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के लिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इन्होंने पहली बात बोली कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला गोला होता है, जिसकी त्रिज्या क्या होती है, 10 की घात -10 मीटर होती है। देखिए परमाणु है, अभी नाभिक की बात नहीं हो रही। परमाणु के समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होते हैं। नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर कोट की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कुल ऋण आवेश नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होता है। नाभिक के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाने चाहिए। इस कारण इस समस्या को दूर करने के लिए रदरफोर्ड का यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बल्कि नाभिक के परिवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इसलिए इसे ग्रही मॉडल कहते हैं। जिससे जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि होगा क्या, अगर मान लेते हैं हमारे पास नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कक्षा में, तो नाभिक तो क्या करेगा, इसको आकर्षित कर लेगा, इसको गिर जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कहानी कुछ ऐसी है कि एक घूमते हैं, अगर ये घूम रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये गिर नहीं रहे हैं। पर आगे बात आती है, इनका यही मॉडल, यही चीज गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहा है तो क्या होगा, ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इस पे क्या लग रहा है, त्वरण लग रहा है, केंद्र की तरफ बल लग रहा है, तो त्वरण भी लग रहा है। तो इस त्वरण के कारण क्या होना चाहिए, इसको वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करना चाहिए। अगर उत्पन्न करेगा तो क्या होगा, इसकी ऊर्जा घटेगी, और ऊर्जा घटेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे करके नाभिक में गिर जाएगा। इन्होंने इसकी व्याख्या नहीं कर पाई, यही हमारा इनका परमाणु मॉडल का फेलियर है। फेलियर जो इनका है यही है। अब बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल पर प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में सफल रहा, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां हैं जो निम्नलिखित हैं। पहले क्या है, परमाणु की अस्थायित्व। यहाँ पे वही बात हो रही है जो मैं आपसे बोला, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है क्या है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेशित कण घूमते समय विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है। ऊर्जा की कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन के नाभिक की दूरी भी कम होगी, धीरे धीरे पास आएगा, फिर क्या होगा, एक टाइम बाद ये नाभिक में गिर जाएगा। अगर नाभिक में गिर गया तो क्या हुआ, इसकी अस्थायित्व की व्याख्या ही नहीं हो पाई। अब हम आगे बात कर रहे हैं रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। रदरफोर्ड ने रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। क्यों, रदरफोर्ड ने बोला कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। अगर वृत्तीय कक्षा में गति कर रहे हैं
तो मैक्सवेल के अनुसार वो क्या करेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेंगे, और जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी वो क्या होंगी, सतत होंगी, यानी कॉन्टिन्यूअस होंगी। जबकि ऐसा परमाणु में नहीं पाया जाता। उसमें क्या होती हैं, जो हमारे पास जो तरंगदैर्घ्य या अगर मैं बात करूं आवृत्ति जो पाई जाती है ना, वो उसकी अलग अलग क्या होती है, लाइन होती है। यानी एक इतनी आवृत्ति की लाइन पाई जाएगी, इतनी आवृत्ति की, इतनी आवृत्ति की और इतनी आवृत्ति की, सतत नहीं पाई जाएगी। सतत का मतलब हो गया, जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो हर जो रदरफोर्ड के हिसाब से जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी यानी आवृत्ति होगी वो सतत होगी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास आवृत्ति या अगर मैं बात करूं जो वेवलेंथ आया तरंगदैर्घ्य वाया मान लेते हैं x एंगस्ट्रॉम, तो इसके बाद आगे के सभी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य पाए जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। परमाणु में क्या होता है, हमारे पास रेखीय आवृत्ति पाई जाती है। एक बार इस बात को समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार बदलते रहने से उनके घूमने की आवृत्ति में भी आवृत्ति बदलती रहेगी, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्ति के वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेंगे तथा इन तरंगों से सतत स्पेक्ट्रम सतत होगा। परंतु वास्तव में परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो सतत ना होकर क्या होता है, रेखीय होता है। इस अर्थात स्पेक्ट्रम की निश्चित आवृत्ति की बहुत सी बारीक रेखाएं होंगी, अलग अलग आवृत्ति की बारीक रेखाएं होंगी। अतः परमाणु के बारीकी रेखी का मतलब यहाँ पे कोई रेखा नहीं बन रही है। इसका मतलब हम दिखाने के लिए बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक इतनी आवृत्ति की जो है हमारे पास आवृत्ति मिलेगी, एक इतनी आवृत्ति मिलेगी, एक इतनी आवृत्ति मिलेगी, अलग अलग उसकी आवृत्ति की वैल्यू होगी, वो ऐसे ही पाई जाती है परमाणु में। जबकि इनके हिसाब से क्या होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। इसलिए एक क्या है हमारा, इनका एक फेल्योर है, यानी इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। अब आगे बात करते हैं हाइड्रोजन का बोर मॉडल। अब बोर साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक मॉडल दिया जो रदरफोर्ड ने जिनकी व्याख्या नहीं कर पाए वो इन्होंने बोर ने किया। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रदरफोर्ड के मॉडल पर उत्पन्न आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर 1913 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर के परमाणु मॉडल की विशेष में से निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाएं यानी रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। इस प्रकार कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। इन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब देखिए क्या है, रदरफोर्ड ने बहुत सिंपल बात बोली। रदरफोर्ड ने बोला कि हमारे पास नाभिक है, नाभिक के जो बाहर कक्षाएं हैं ना, जिसमें हमारा ये इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगा रहा है, वो क्या है, सबकी फिक्स है, यानी एक निश्चित ऊर्जा की ही हमारे पास क्या है, कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में ही हमारा जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है, सब में नहीं लगा पाएगा। पहली चीज उन्होंने क्या बोला कि सभी इलेक्ट्रॉन या तो इसमें लगाएंगे चक्कर, या इसके ऊपर अलम लगाएंगे, या इसके ऊपर अलम लगाएंगे, या उसके ऊपर अलम लगाएंगे। ठीक है, उन्होंने बोल दिया पहली चीज है। और इनका नाम दिया जो सबसे अंदर वाला है, के से स्टार्ट होता है, के, एल, एम एंड एन। इस तरह के हमारे पास कक्षा होंगी, सबका अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। दूसरा इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में ही गति कर सकते हैं जिनका कोणीय संवेग, ये देखिए, जिनका कोणीय संवेग किसके बराबर होना चाहिए, h/2π के क्या हो, का पूर्ण गुणज हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो। n जो हमारा होगा, n हमारा होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अलग अलग कक्षा के लिए। पर जो हमारा कोणीय संवेग मतलब क्या होता है, m उसका इलेक्ट्रॉन का मास, v उसका वेग, r हमारा जिस त्रिज्या में गति कर रहा है, ये हमारा कोणीय संवेग होगा। कोणीय संवेग हमेशा क्या होगा, h/2π का जो है पूर्ण गुणक होगा, यानी n की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 हो सकती है। तो अब देखिए इन्होंने एक बात बोल दी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में मूव कर सकता है जिनका कोणीय जो है, कोणीय संवेग h/2π के क्या हो, पूर्ण गुणज हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बात है, इन कक्षाओं को बोला गया जो है अस्थायी कक्षा, यानी हमारे पास स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। अब जिसे कक्षा के क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, n को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। इस प्रकार बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, जिनको बोलते हैं अस्थायी कक्षाएं। पहले तो जो है
बोर ने एग्जैक्ट बात बोल दी कि हर एक जगह नहीं इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता, कुछ कक्षा फिक्स है, उन्हीं कक्षाओं में ही हमारा इलेक्ट्रॉन गति करेगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अलग अलग जो है कक्षा जो है, अलग अलग कक्षा की अलग अलग क्या होगी, अपनी ऊर्जा होगी। अब यहाँ देखिए, मान लेते हमारे पास पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई, एक मिनट इसको थोड़ा सा ये बना दे रहा हूँ इधर, ये हमारा तीसरा कक्षा होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा गति कर रहा है, ये हमारा। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना इन कक्षाओं में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करेगा, यानी जो हमारे पास स्पेक्ट्रम जिनकी बात कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम जो असतत पाया गया वो कैसे पाया गया, उन्होंने बोला कि अगर इस में कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये ऊर्जा उत्पन्न करेगी, वैद्युत चुंबकीय तरंगे तब उत्पन्न करेगी जब कोई यहां से कहाँ आए, यहां आए, इसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, इसका कम है, इसका सबसे कम है। जब ज्यादा ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में आएगी तो क्या होगी, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या होगा, वही हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बाहर निकलेगा और उसी से हमारा क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम। इसलिए क्या है कि इसमें से इसमें आएगा तो एक अलग तरंग दैर्ध्य निकलेगा, इसमें से ए आएगा तो एक अलग तरंग दैर्ध्य निकलेगा। तो यहाँ पे सतत जो हमारे पास स्पेक्ट्रम नहीं पाया जाता है, यहाँ पे असतत स्पेक्ट्रम पाया जाएगा। तो उन्होंने यही बोला कि साधारण इलेक्ट्रॉन परमाणु के न्यूनतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। यह अवस्था क्या बोलते हैं, उसकी मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च कक्षा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब ऊर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, यहाँ जाएगा ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसको ऊर्जा अवशोषित करेगा। पर जब ऊपर वाली कक्षा से नीचे आएगा तो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। वही उन्होंने बोला कि अब तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जन होता है, अर्थात किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का जो अवशोषण है या उत्सर्जन केवल तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। अब जो इनके बीच का जो अगर मैं बात करूं यहाँ से, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा स्तर क्या E2 है, इसका क्या E1 है। मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, E2 से E1 में आया, तो E2 माइनस E1 जो होगा ना, ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई ये किसके फॉर्म में जाएगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, या मैं बात करूं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकलेगी और उस किसके बराबर हुई, hc/λ। यहाँ से उसका एक तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगा। इस तरीके से देखिए अलग अलग ऊर्जा स्तर के लिए कक्षा की त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं बोर मॉडल के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां दूर करना। पहले तो हमारा स्टेबिलिटी की बात आई, अस्थाई की बात आई कि नाभिक कैसे जिंदा रह पाएगा, इसके बारे में बात की गई। तो देखो बोर के हिसाब से क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन गति करेगा सर्कुलर यानी वृत्तीय कक्षा में, तो अगर गति करेगा तो मैक्सवेल के हिसाब से वो ऊर्जा जो है क्या करेगा, ऊर्जा निकालेगा किसके फॉर्म में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो अब वो क्या करे, ऊर्जा कम होगी वो आके नाभिक में गिर जाएगा, यानी नाभिक की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। पर बोर ने क्या बोला, बोर ने बोला कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षा में ही मूव करेंगे, गति करेंगे। वो जो कक्षा होगी उसको बोलेंगे अस्थायी कक्षा। ऊर्जा तभी उत्पन्न करेगा इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, तब ऊर्जा निकालेगा या लेगा, बस एक ही कंडीशन है। दूसरा क्या है, उन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाई। तो इन्होंने बोला कि बोर मॉडल के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह 10⁻⁻8 सेकंड तक उच्च ऊर्जा स्तर में ठहरता है तथा उसके पश्चात पूरा निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। लौटते समय वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के तुल्य ऊर्जा को वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। अब जो उत्सर्जित ऊर्जा के कुछ निश्चित आवृत्ति की तरंगे प्राप्त होती है। इस प्रकार उत्सर्जित स्पेक्ट्रम क्या होंगे, रेखीय होंगे। देखिए मैं बताया था ना, अगर यहाँ से इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आया, यहाँ की ऊर्जा E2 है, यहाँ की E1 है, तो क्या होगा हमारा E2 माइनस E1 क्या होगा, ये हमारा होगा hν के बराबर। ये हमारे इतनी आवृत्ति की क्या करेगी, एक आवृत्ति निकालेगी। तो इस तरह से हमारे पास निश्चित आवृत्ति ही होगी। अगर इसमें से कोई यहाँ आएगा तो एक अलग तरह की आवृत्ति उत्पन्न करेगी। तो ये जो आवृत्ति आएगी वो सतत नहीं होगी, वो क्या होगी, रेखीय आवृत्ति होगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन सदृश परमाणु के बोर का सिद्धांत। अब देखिए बोर ने हाइड्रोजन के लिए सिद्धांत दिया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर कोई नाभिक है जिसका भ्रमण कोण Z है तो उसके पास नाभिक में कितने आवेश होंगे, Ze होंगे। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है मान लो nth ऑर्बिट में,
यानी nवे जो है यहाँ पे गति कर रहा है, इसकी रेडियस क्या होगी rn हो जाएगी, इसकी वेग क्या होगा vn होगा। अगर एक गति कर रहा है तो हमारे पास अभी जो बोर ने क्या बोला, जो इसका कोणीय संवेग है m vn rn ये बराबर होगा nh/2 पाई। पहला समीकरण हमें मिल गया। अब इस तरीके से इन्होंने गणना की। यहाँ पे हमने बोला ना कि जो हमारे पास घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के त्रिज्या की गणना करनी हो Rn, उसका फार्मूला हमारे पास आ जाता है n² हमारा क्या है, h हमें पता है क्या होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, यानी हमारा प्लैंक नियतांक होता है। स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता पाई m ZE का स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आया देख लेते हैं क्योंकि इनके बीच क्या होगा देखिए, अगर एक गति कर रहा है, इसका गति करने के लिए अगर मैं बात करूं, ये वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, तो इनके बीच क्या होगा, एक आकर्षण बल लगेगा। इसमें एक आकर्षण बल लगेगा, कितना बल लगेगा, F इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके बराबर, इनके बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इसका आवेश, और इसका आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन का, E है अपान के इनके बीच की दूरी का Rn का स्क्वायर। ये हमारे पास बल आ गया। ये जो बल होगा किसके बराबर होगा, अगर एक वृत्तीय कक्षा में गति कर रहे हैं तो mv²/r के बराबर होगा। Rn होगा, ये हमारा एक Vn होगा। अब इन दोनों समीकरण की मदद से हमने क्या प्राप्त कर लिया, हमने त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कर लिया। अब यहां से जो हमारा किस वेग से गति कर रहा है उसका भी हमने सूत्र प्राप्त कर लिया। देखिए यहाँ पे इन अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय वेग जो होता है वो भी हमने यहाँ पे वो दो, पहले तो हमारा mv/rn इक्वल टू nh/2 पाई से एक ये हमारे पास समीकरण बन गया, हमारे पास त्रिज्या का समीकरण अब पहले से बन गया था। तो जो हमारा वेग का समीकरण होगा तो v आ जाएगा हमारा, अगर nth ऑर्बिट में यानी nth कक्षा में अगर गति कर रहा है तो vn क्या होगा हमारा, हो जाएगा 1/n ZE² अपान 2h एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सूत्र आ गया उसके इलेक्ट्रॉन का वेग का। अब आइए बात करते हैं ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पास कितनी अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अगर मैं बात करूं उसकी जो ऊर्जा आएगी ना, अगर मैं बात करूं गतिज ऊर्जा के बारे में, तो k इक्वल टू क्या होगा हाफ m vn का स्क्वायर। vn हमें पता है, हमने vn का मान रखा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ऊर्जा का सूत्र आ गया। इस तरीके से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है किस कक्षा में है वो निकाल सकते हैं Rn, कितना उसका वेग है वो निकाल सकते हैं Vn, और यहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब गतिज ऊर्जा के बाद इलेक्ट्रॉन के देखिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन का आकर्षण के कारण उत्पन्न क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। कितनी होगी, देखिए हमारे पास ये नाभिक है जिसपे क्या है प्रोटॉन है Ze, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है ऋणात्मक होता है। पर ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा के लिए जो हमारा फार्मूला होता है उसमें जो चार्ज है अगर वो धनात्मक है धनात्मक उसमें यूज करेंगे, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक यूज करेंगे। तो इसमें जो हमारा U का फार्मूला आ जाएगा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश कितना है हमारा ZE है, दूसरा आवेश क्या है -E है, अपान मान लेते हैं r nth ऑर्बिट में है यानी nth कक्षा में है तो क्या होगा Rn। ये हमारा हो गया। अब इससे क्या होगा, हमारे जो स्थितिज ऊर्जा आ रही है उसका फार्मूला आ गया। यहाँ पर ऋणात्मक आ जाएगा क्योंकि हमारा U क्या होगा ऋणात्मक होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान Rn। ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा U1। अगर कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा क्या होती है हमारी, कुल ऊर्जा होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा और क्या प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास कुल ऊर्जा का फार्मूला आ गया। अगर कोई nth कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी जो कुल ऊर्जा आएगी En इक्वल टू होगा -m e⁴ Z⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h² अपान 1/n²। ये जबकि बहुत आसान है, डिफिकल्ट लगने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फार्मूला आ गया। Rn हमें पता है, तो एक सारे फार्मूले देखने में बस बड़े टफ लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, पर हैं बहुत आसान। अब यहाँ देखिए जो हमारा कुल ऊर्जा आ रही है वो क्या आ रही है, वो किस कक्षा में मूव कर रहा है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अर्थात अस्थायी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षा की संख्या के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। अब बात करते हैं उपयुक्त सूत्र के निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। हमारे पास ये सूत्र है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, हमने जो हमारे पास जो आया ना me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट CH⁴, इसको हमने बोल दिया जिसे रिडबर्ग कांस्टेंट R बोल देते ताकि हमारे पास फार्मूला बहुत छोटा सा दिखाई पड़े। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिडबर्ग नियतांक।
अगर रेडबर नियतांक की बात करूं तो देखिए जो यहाँ पे m की वैल्यू रखते हैं, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा 9.1 10 की पावर -31, e कितना है 1.6 10 की पावर -19 की घात क्या 4, अपान क्या होगा, अपान हो जाएगा 8, अपान लॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 10 की पावर -12 होती है, का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। c की वैल्यू क्या होती है 300 की पावर 8 होती है, और जो h की वैल्यू होती है क्या होती है 6.63 10 की पावर -34 का स्क्वायर का क्यूब। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेडबर कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, r की वैल्यू आ रही है 1.097 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ये हमारे पास आ रहा है। अब देखिए हमारे पास जो अब कुल ऊर्जा का फार्मूला जब हमने सब कुछ रख दिया, क्योंकि हमें सब मान पता है, तो E का डायरेक्ट कुल ऊर्जा जो आएगा उसका फार्मूला आ गया -13.6 अपान n स्क्वायर, किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मैं बात करूं यहीं पे हमारे पास हाइड्रोजन नाभिक है, उसकी पहली कक्षा की ऊर्जा निकालना हो तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी ऊर्जा आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेडबर कांस्टेंट जो नियतांक है का अनुप्रयोग। अब बात करते हैं आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। अब इसका मतलब आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी परमाणु से किसी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यदि किन्हीं परिस्थिति में यह इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर चला जाता है तो परमाणु आयनित हो जाता है। परमाणु की आयनित करने के लिए के हेतु आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हाइड्रोजन है, ये हमारा उसका परमाणु है, एक प्रोटॉन है और एक क्या न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको निकालने के लिए क्या होगा, कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी। अब देखिए हमें पता है हमारे पास ऊर्जा का फार्मूला है इलेक्ट्रॉन के लिए, कितना था हमारे पास -13.6 अपन क्या n स्क्वायर आया था, ऊपर क्या आया था z स्क्वायर आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए z भी आया था, बट यहाँ देखिए हमने हाइड्रोजन के लिए निकाला था तो क्या होगा z की वैल्यू 1 होती है। बाकी अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला हो जाता है वो जाता है -13.6 अपान n स्क्वायर और यहाँ क्या होगा z स्क्वायर। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, हमारा z की वैल्यू 1 होगी क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो अगर 1 के लिए बात करें, पहली कक्षा है, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना है। अगर इसको इतनी ऊर्जा दे दी जाए तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। 0 मतलब क्या हो गया, निकल गया यहाँ से। अब बात करते हैं उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य। जो हमारे पास जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग रेडबर कांस्टेंट नियतांक का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, अब यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है। अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास यहाँ पे हमें क्या विकिरण की तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए, ये दो कक्षा है, एक कक्षा क्या है हमारे N2 है और ये हमारा क्या N1 है। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहा है तो क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो जो हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे है उसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा वो निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे करेंगे, अगर उसकी ऊर्जा की बात करूं, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी इसकी ऊर्जा कम होगी। मैं बात करता हूँ N2 की ऊर्जा क्या होगी। N2 ऊर्जा के लिए फार्मूला हमारे पास ये हो गया, ये तो हमारा फार्मूला है ऊर्जा के लिए, ठीक है ना। N1 की ऊर्जा के लिए हमारा ये फार्मूला हो गया। दोनों ऊर्जा की फार्मूला तो सेम है, बस हमें यहाँ N1 रखना है, जहाँ N था वहाँ N2 रखना है, जहाँ N था वहाँ N1 रखना है। अब जो ऊर्जा उत्पन्न हुई किसके बराबर होगी, EN2 माइनस EN1, ये बराबर किसके हो जाएगा। अब दोनों में क्या करेंगे, घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास R, अगर दोनों घटाएंगे तो क्या होगा RHCZ स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा दोनों कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। अब यहाँ से मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहा है तो बस वही वैल्यू रखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, इसको रख देंगे किसके बराबर, HC/λ के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा RHCZ स्क्वायर अपान 1/N2 का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर। इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। देखो HC से कैंसिल हो गया, कट गया। तो हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य का फार्मूला आ गया, क्या आ गया RZ स्क्वायर, कीजिए क्या बचा 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास वही आ गया ना। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो Z की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या होगा हमारे पास 1/λ जो आएगा ना वो RZ होता है ना, RZ स्क्वायर। तो Z की वैल्यू क्या है 1 है ना, Z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, क्या बचेगा यहाँ पे 1/। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे
पहले कह रहा है कि उत्सर्जित या अवशोषित हेतु, अगर उत्सर्जित की बात करें तो अगर N2 से आ रहा है N1 में तो क्या होगा, N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है इस फार्मूले को हम लोग पहले N1 इसलिए लिखा गया और यहाँ पे N2 इसलिए लिखा गया क्योंकि N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है, कम है, इसकी ज्यादा है, तो ऋणात्मक आ जाएगा पूरा मान ना। तो इसके लिए इसको हम लोग इस फार्मूले को ऐसे न करके ऐसे लिख देते हैं, 1/λ इक्वल टू हो जाएगा R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही है उसके लिए इसको निकाल लेंगे। आइए आगे बात करते हैं बोर का क्वांटीकरण के द्वितीय अभिगृहित का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। अब देखिएगा जो उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में मूव कर सकता है जिसका कोणीय वेग, अगर मैं बात करूं MBR की बात करूं, वो h/2π के पूर्ण गुणज हो, उसको कौन जो है डी ब्रोगली ने उसको एक्सप्लेन किया। कैसे किया देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे पास एक कक्षा है, nth कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका कोणीय वेग क्या होगा, MBNRN, यानी n वाले कक्षा की बात कर रहा हूं तो क्या होगा NH/2π होगा या नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको इधर लाते हैं 2π RN रहने देते हैं यहाँ पे, और HN यहाँ पे n इधर रहने देते हैं, n यहाँ पे होगा NH अपन इसको यहाँ लाते हैं MBN ना। अब MBN क्या होगा, H/MB, संवेग क्या होता है हमारा, वेवलेंथ होता है, तो ये आगे n लेमडा n, यहाँ पे क्या होगा 2πRN। ये हमारे पास लेमडा मतलब क्या होगा, तरंग दैर्घ्य, यानी जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो nth कक्षा में गति कर रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें वेवलेंथ पाई जाएगा। कक्षा तीसरी कक्षा है तो उसमें क्या होगा, 3 जो है तरंग दैर्घ्य पाई जाएगी, 1 2 एंड 3, इस तरीके से 3 जो है तरंग दैर्घ्य पाई जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां से उन्होंने उसी चीज को प्रूव कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। बोर सिद्धांत की कमियां। अब देखिए बोर सिद्धांत की कमियां क्या क्या थी, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए बोर के परमाणु सिद्धांत में निम्नलिखित कमियां पाई गई। देखिए सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस आदि के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत से नाभिक में स्थिर माना गया। यह तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। तीसरा क्या है, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण का कोई तर्कसंगत आधार बोर ने नहीं दिया। क्वांटीकरण स्वैच्छिक रूप से माना गया है, यानी MBR इक्वल टू जो NH/2π आया है उसका उन्होंने कोई आधार नहीं दे पाया। चौथा हमारा क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वृत्ताकार मानी गई जबकि ये दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा जो हमने वृत्ताकार माना है वो एक्चुअली क्या होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। यह सिद्धांत चिरसम्मत और या क्वांटम भौतिकी दोनों ही अवधारणाओं के प्रयुक्त करता है। यह सैद्धांतिक तौर पर असंगत है। अभी इनकी कमियां हो गई। अब देखिए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर, यानी हमारा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम। होता क्या है कि सिंपल सी कहानी इतनी है, अभी तक जो हमने देखा उसमें ये है कि प्रकाश यानी जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ रही थी तो क्या कहती, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी, और जब निम्न से उच्च जाएगी तो क्या होगी, ऊर्जा अवशोषण करेगी, तभी निम्न से उच्च जाएगी। अब बात करते हैं प्लैंक के क्वाड्रेंट सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने देख लिया है। आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो क्या हुआ था, वो प्लैंक के क्वांटम के सिद्धांत पे ही हो पाया था। यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ना, वो किससे मिलकर बनी होती हैं, वो बनी होती हैं हमारे क्वांटम से, यानी फोटॉन, या इसको बोलते हैं क्वांटा कहते हैं। माना न्यू विकिरण की आवृत्ति तथा एच प्लैंक नियतांक है तो इसके संगत फोटान की ऊर्जा जो होगी एच न्यू होगी। यानी अगर हमारे पास कोई न्यू आवृत्ति का फोटान हो और उसकी ऊर्जा तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, एच न्यू होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा का मात्रा किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। 2h न्यू या 3h न्यू हो सकती है, इसके बीच में नहीं हो सकती। यानी ये तो एच न्यू होगा या तो 2h न्यू होगा या तो 3h न्यू होगा, उसके बीच नहीं हो सकती। तो प्रकाश के उत्सर्जन व अवशोषण पदार्थ के परमाणु द्वारा ही होता है।
इसका यह अर्थ निकलता है कि परमाणु ही केवल कुछ सुनिश्चित ऊर्जा अवस्था ही होती है। अब इसका मतलब क्या है समझिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास ये है एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा है इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा वो किसके बराबर होगा, वो देखो, अगर जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा वो या तो h न्यू होगा या 2h न्यू होगा या 3h न्यू होगा इस तरीके से होगा, यानी NH न्यू होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो निश्चित ही होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एटम पाए जाते हैं उनकी जो है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं कक्षा, सबकी कक्षा के अलग अलग ऊर्जा स्तर है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिंपल सी बात है, 1885 में बामर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन की अलग अलग कक्षा हैं, यहां देखिएगा, इन्होंने पाया कि अगर ये हमारा क्या पहली कक्षा n=1 है, n=2 है, n=3 है, n=4 है, n=5 है, उन्होंने देखा n=6 है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे कक्षा होंगे। तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जो विद्युत चुंबकीय तरंगे निकाल रहे हैं, सब तरंगों के लिए अलग अलग जो है तरंग पाई गई। तो उन्होंने एक सीरीज देखी जिसको बोला गया बामर सीरीज। इन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन में प्रायोगिक अध्ययन वैज्ञानिक बामर ने किया। सन 1885 में बामर ने बताया कि जिस प्रकाश क्षेत्र से हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती हैं, जिन्हें बोलते हैं उन्होंने अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बोला, या अल्फा बीटा या गामा या डेल्टा इसे कहते हैं। जब परमाणु स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे जाती है तो चमकीले रेखाएं की चमक तथा उनके मध्य दूरी नियमित रूप से घटती जाती है। देखिए इस प्रकार यह रेखाएं एक श्रेणी का सदस्य, इसे बामर श्रेणी कहा गया। बामर ने 1885 में यह ज्ञात किया कि बामर श्रेणी के समस्त रेखाओं की तरंगदैर्घ्य लैम्डा निम्न फार्मूले से निकाल सकते हैं। यानी इसका मतलब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे पास फोटान, जिस भी तरंगदैर्घ्य के फोटान निकलेंगे वो किस श्रेणी में आएंगे, वो बामर श्रेणी में आएंगे। देखिए ना यहाँ पे n1 की वैल्यू इन्होंने 2 रखा, तो बाद n2 क्या होगा हमारा, जो n2 होगा वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यहाँ लिखा गया है। यानी कोई भी जो है, कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से अगर पहली में आ रहा है, सॉरी तीसरी से दूसरी में आ रहा है, चौथी से दूसरी में आ रहा है, पांचवी से दूसरी में आ रहा है, या छठी से दूसरी में आ रहा है, तो इसके अंतर्गत जो भी तरंगदैर्घ्य निकलेगा वो क्या होगा, बामर श्रेणी में आएगा। अब बात करते हैं आगे, ये हमारा बामर श्रेणी के लिए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का मान है। कैसे निकालेंगे, 1/λ = लिखेंगे r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे n2 जो है ना वो क्या है, 3 4 5 6 अलग अलग के लिए निकाल सकते हैं। 3 हमारा अल्फा होगा, 4 के लिए निकालेंगे तो बीटा होगा, 5 लिए निकालेंगे तो गामा होगा, 6 लिए निकालेंगे तो डेल्टा होगा। इस तरीके से हमारा लाइमन श्रेणी बनी। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च स्तर से n2 = 2 3 4 5 इन सबसे क्या आते हैं, 1 में आते हैं, तो में संक्रमण करते हैं तो विकिरण उत्सर्जित होती है, इसे बोलते हैं लाइमन श्रेणी। कैसे देखो, हमारे पास क्या n=1 है, n=2 है, n=3 4 5 6, n=2, n=3, n=4, n=5। अब देखिए, अब जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। यहाँ से यहाँ आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा। यानी कहीं से भी बस 1 पे आए तो जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगी उसके साथ जो तरंगदैर्घ्य उत्पन्न हो रहा है वो किस श्रेणी में आएगा, वो आएगा हमारे लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, 1/λ = हो जाएगा क्या हमारा r, पहला क्या है n1 क्या है, 1 है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर है। जो n2 हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, n2 हमारा 2 शुरू होगा, 2 3 4 5 इस तरीके से। यानी अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहले पे आ रहा है, पहली कक्षा में आ रहा है, इसका मतलब जो उसके साथ जो वो फोटान जो निकलेगा, जो उसका तरंगदैर्घ्य होगा वो किस श्रेणी में आएगा, वो आएगा लाइमन श्रेणी में। दूसरा हमारा देखें बामर श्रेणी क्या होगा, तो कहीं से अगर मान लेते हैं n=, ये हमारे पास क्या है 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 2 है हमारा, 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है। तो कहीं से भी 2 पे अगर आ रहा है तो क्या करेगा, एक फोटॉन इमिट करेगा, फोटॉन निकालेगा, तो जो इसका वेवलेंथ आएगा, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके अक्रॉस जो वेवलेंथ आएगा, यहाँ से जब यहाँ आएगा तो इसके जो अंतर्गत वेवलेंथ आएगा, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके अंतर्गत वेवलेंथ आएगा। यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन किस पे आए, 2 पे आए, तो जो तरंग दैर्ध्य निकलेगी वो किस श्रेणी में आएगा, बामर श्रेणी में। तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/λ = r 1 न्यूनतम क्या है 2 है ना, देन 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। पर n2 क्या होना चाहिए, n2 होना चाहिए 3, 4, 5 या इससे ज्यादा, इस तरीके। आगे बात करते हैं पाषाण श्रेणी। पाषाण श्रेणी में उन्होंने बोला गया, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन के लिए n = 1 हो गया, n = 2 हो गया, n = 3 हो गया, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 3 पे आ रहा है, इसके अंतर्गत जो वेवलेंथ इमिट करेगा उसकी जो श्रेणी बनेगी वो किसकी बनेगी, पाषाण श्रेणी। यानी इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/λ = हो जाएगा हमारे पास r, न्यूनतम क्या है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, या 3 का स्क्वायर लिख दो आप, या तो 9 लिख दो, जो आपका मन करे। या मैं 3 का स्क्वायर लिख दे रहा हूं, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जो हमारा n2 आएगा वो क्या होगा, हमारा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7 इस तरह का हमारे पास होगा। आइए बात करते हैं अब ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी के लिए क्या कहानी है कि हमारे पास जो न्यूनतम होनी चाहिए, यानी n1 जो होगा वो होना चाहिए 4, और n2 जो होगा वो होना चाहिए 5, 6, 7, 8। इसके अंतर्गत जो तरंग दैर्ध्य इमिट होगा, जो उत्सर्जित होगा, वो किस श्रेणी में आएगा, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारा जो श्रेणी आएगा वो आएगा ब्रैकेट श्रेणी। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे उसके बाद जो श्रेणी बनती है फुंड श्रेणी। इसके लिए क्या है, हमारे पास जो n1 होना चाहिए वो 5 के बराबर होना चाहिए, और जो n2 हो वो हमारा क्या हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इस तरीके से हो। यानी अगर हमारे पास कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 5 के ऊपर से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 5 पे आए तो उसके अंतर्गत जो तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करेगा वो क्या होगा, हमारा फुंड श्रेणी में आएगा। अब इस तरीके से हमारे पास देखिए सबकी बनाई गई है। ये हमारे पास क्या है, लाइमन श्रेणी। कहीं से क्या है, पहले पे आए, कहीं से कहाँ पे आए, पहले पे आए, हमारा लाइमन श्रेणी है। कहीं से किस पे आए, दूसरे पे आए, हमारा क्या हो गया, बामर श्रेणी होगा। कहीं से कहाँ आए, तीसरे पे आए तो क्या होगा, हमारा पाषाण श्रेणी होगा। कहीं से भी कहाँ पे आए, चौथे पे आए तो हमारा क्या होगा, ब्रैकेट श्रेणी। और कहीं से भी 5वें पे आए, हमारा क्या होगा, फुंड श्रेणी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा सब श्रेणी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। वही लाइमन श्रेणी क्या होगा, कहीं से कहाँ पे आए, 1 पे आए। बामर श्रेणी क्या है, कहीं से कहाँ पे आए, 2 पे आए। पाषाण श्रेणी क्या है, कहीं से भी कहाँ आए, 3 पे आए। अब फुंड श्रेणी क्या है, कहीं से भी क्या है, 4 पे आए। हमारे पास क्या है, 5वां, सॉरी हमारे ब्रैकेट श्रेणी हो गया 4 वाला, 5वां क्या, फुंड श्रेणी, कहीं से कहाँ पे आए, 5 पे आए, हमारा फुंड श्रेणी होगा। अब आइए बात करते हैं, ये हमारे पास लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी के लिए अधिकतम और न्यूनतम जो है तरंग दैर्ध्य का मान बताया गया है। अब देखिए कैसे निकालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। अब मैं बता रहा हूं, अगर मैं लाइमन के लिए बात करूं तो लाइमन के लिए n1 = 1 है। अगर अनंत से n2 क्या अनंत से कोई इलेक्ट्रॉन आए तो इसके बीच में सबसे ज्यादा क्या होगा, तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होगा, क्योंकि इसके बीच का जो ऊर्जा गैप है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ऊर्जा गैप क्या होगा हमारा, इसका हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, -13.6 होता है। या इसको ऐसे लिखूं, 1/λ लिखेंगे r, कहाँ से, 1 से, कहाँ से आ रहा है, अनंत से, तो 1 का स्क्वायर माइनस अनंत का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, अनंत का नीचे हो जाएगा, नीचे तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, λ = आ जाएगा 1/r। ये हमारा क्या है, जो है हमारे पास मिनिमम जो हमारे पास आया है, ये न्यूनतम हमारे पास तरंग दैर्ध्य आया है लाइमन के लिए। अगर मैं अधिकतम की बात करूं, अधिकतम कितना आएगा, तो अधिकतम के लिए देखिए, अधिकतम के लिए क्या करेंगे, हमारे पास अगर लाइमन की बात करूं, यहाँ पे पहले लाइमन, जैसे लाइमन में होगा वैसे बाकी में होगा। लाइमन के लिए बात करूं तो n = 1, n = 2। अगर 2 से 1 पे आएगा तो इसके बीच क्या होगा, सबसे कम ऊर्जा का गैप होगा। तो यहाँ पे कितना गैप होगा देखिए, तो 1/λ आ जाएगा r, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/λ जो आएगा वो आ जाएगा r इंटू यहाँ से हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे जो λ आएगा हो जाएगा 4/3r। ये हमारा क्या होगा, अधिकतम तरंग दैर्ध्य इसके। और इस तरीके से बाकी सबका निकाल लेंगे।